दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। हिंदुस्तान 9 न्यूज़ पर हम हर बार किसी नए गेस्ट को बुलाते हैं और कई अहम मुद्दे हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं। आज मेरे साथ मयंक बाल्यान हैं जो कई मुद्दों पर अपनी बातें रखते हैं और गहनता से उन पे रिसर्च भी करते हैं। अभी मैं और मयंक दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यक्रम था जो दिल्ली विज्ञान भवन में था, जहाँ पर संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात जो संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कई बातें बताई और देश भर से आए हुए लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। अब वहाँ पर कुछ लोगों को संघ के बारे में क्लैरिटी मिल गई, लेकिन कुछ और ब्रीफ में जानने के लिए अब मयंक भाई ने बहुत तगड़ी एक रिसर्च की है आरएसएस पर। आरएसएस को लेकर जो तमाम भ्रांतियां हैं या कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्या सारी चीजें हुई, आज हम उस पर बात करेंगे और थोड़ा सा विदेश नीति पर भी हम चर्चा करेंगे आखिरी के समय में। मयंक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान हेलो में। रोहित जी। सभी ऑडियंस को, सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज हम कोशिश करेंगे कि ये संघ एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश भी जानना चाहता है, उस पर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। उसको सच्चाई को जानने के लिए प्रयत्न करेंगे कि उस पर सही जानकारी आपके दर्शकों तक, सभी मित्रों तक पहुंचे। मयंक भाई, हम दोनों साथ में ही थे उस कार्यक्रम में। हालाँकि बहुत सारे जो लोगों के सवाल थे उनके जवाब वहाँ पे क्लैरिटी से संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने बड़े अच्छे से सारे जवाब दिए और कई जवाब ऐसे थे जो लोगों की एक्सपेक्टेशन से जाकर परे भी थे और कई जवाब ऐसे थे जो लोगों को पता था ये तो नॉर्मल है, संघ में ऐसे बातें होंगी। उसमें जो सबसे अहम चीज़ मैंने देखी, उन्होंने 2 अहम चीज़ें कही कि भारत में जब से इस्लाम आया है, वो भारत में है और वो भारत में रहेगा। भारत से इस्लाम को नहीं हटाया जा सकता, उनका कहने का तात्पर्य ये था। और उन्होंने एक चीज़ और कही कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र की 2 अलग-अलग व्याख्या हैं, 2-3 जितनी भी कोई माने। कोई कहे मैं भारतीय हूँ, वो भी हिंदू राष्ट्र है। कोई कहे मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, वो भी हिंदू राष्ट्र ही है हमारे मायने में तो कोई कुछ भी कह सकता है। हमारा काम केवल राष्ट्र से है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। तो वो सारी चीज़ें उस पे बात करेंगे, लेकिन आज आपकी रिसर्च परखेंगे और लोग भी हाँ। जानेंगे। संघ जब शुरू हुआ, थोड़ा वहाँ से शुरू करते हैं। संघ की जो स्थापना है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। जो संघ से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि लोग इसमें भी थोड़ा विचलित रहते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी कौन थे, डॉक्टर हेगड़ेवार जी कौन थे। तो ये सारी चीज़ों में भी लोग, तो थोड़ा सा शुरू से शुरू करिएगा कि कहाँ से शुरू हुआ संघ। ठीक है। तो 1885 में भारत में जब 1857 की क्रांति पहले हुई जो अंग्रेजों ने फेल कर दी, हम्म। उसके बाद अंग्रेजों को ये महसूस हुआ कि क्या इस देश में एक लंबा राज किया जा सकता है या नहीं। तो उनमें बहुत सारे मत आए हम्म। कि इसको कैसे लंबा आप चला सकते हो। और उसके साथ ही भारत के मानस में भी एक प्रश्न था कि अंग्रेजों के बीच में अपना संवाद कैसे स्थापित करें। तो हम्म। 1850 में, सॉरी 85 में हम्म। एक दल बना जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम्म। उसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। हम्म। तो वो जो दल, आज की जो कांग्रेस है, वो वही दल है। हम्म। और उसकी स्थापना हुई थी भारत के में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में एक सेफ्टी वॉल के अनुसार। मतलब वो कम्युनिकेशन स्थापित हो, जो रेबेलियन है उनको एक तरीके से कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म मिल सके। बिचौलिया टाइप एक। बिचौलिया के टाइप हाँ। में तब मिली थी। तो जैसे वो स्थापना हुई तो कांग्रेस आगे चली और बाद में उसने स्वराज के रास्ते, देश की आज़ादी में भी एक बड़ी भूमिका निभाई। इस पे किसी को शक नहीं है। हम्म। उस समय पर 1889 में जब कांग्रेस बन चुकी थी, एक युवक का जन्म हुआ जिसका नाम हेडगेवार था, जो हम्म। एक साधारण परिवार में जन्मा। अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था, हम्म। लेकिन पढ़ने में बहुत ही मेधावी छात्र था और हम्म। बाद में डॉक्टर भी वो बने। उस समय पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, देश में सिर्फ हम्म। 80 से 100 डॉक्टर हुआ करते थे। गिनती के। गिनती के 80 से 100 डॉक्टर। हम्म। लेकिन उन्होंने डॉक्टरी करी हम्म। कलकत्ता से और उसके बाद वापस नागपुर आए अपने देश की सोशल समाज के लिए। हम्म। और उन्होंने अपने परिवार में ये घोषणा कर दी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरा ये जीवन देश के लिए है, समाज के लिए समर्पित है और मैं देश को आज़ादी दिलाने के लिए ही काम करूंगा। हम्म। तो 15-16 साल में, और क्योंकि सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसा दल थी जो भारत की आज़ादी के लिए काम कर रही थी, तो डॉक्टर हेडगेवार ने 16-17 साल की उम्र में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हम्म। और महाराष्ट्र से उस समय पर बहुत बड़े नेता आते थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, हम्म। जिन्हें गरम दल के नेता भी कहते थे, हम्म। आपको याद होगा। हम्म। और
1914 से 1919 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो हम्म, महात्मा गांधी भी की एंट्री भी भारत में हो चुकी थी बिल्कुल। 14 के आसपास। और जो सबसे बड़े नेता वो मैंने बताया तिलक थे, लेकिन 1920 में तिलक जी की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है और कांग्रेस का पूरा जो बागडोर है वो महात्मा गांधी के हाथ में आ जाती है। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की जीत हुई, ब्रिटेन की जीत हुई, उसके दल की जीत हुई और तुर्की वाले दल की हार हुई, हम्म, तो तुर्की में खलीफा का शासन चलता था जिसे खिलाफत कहते थे। हम्म, अब खिलाफत का अंत हो गया और तुर्की के जो लोग थे उस टाइम पे, उन्होंने भी ये कहा कि यार ये खलीफा वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आधुनिक दुनिया का हिस्सा नहीं है, हम्म, हमें भी अब डेमोक्रेसी ही चाहिए, हमें ये जो राजा वाला सिस्टम या जो धार्मिक सिस्टम है ये नहीं चाहिए, हमें यूरोप वाला सिस्टम चाहिए डेमोक्रेटिक। हम्म, तो तुर्क ने डेमोक्रेसी चुन ली और खलीफा का अंत हो गया। लेकिन भारत में वो फंडामेंटलिस्ट थे कि ये क्या हुआ, खलीफा तो नहीं जाना चाहिए, हमारा तो धर्म उससे जुड़ा हुआ है। तो भारत में मुसलमानों ने वहाँ से विरोध करना शुरू किया। हम्म, अब महात्मा गांधी के जी के हाथ में कांग्रेस थी। हम्म, महात्मा गांधी जी को थोड़ा सा कांग्रेस से और मुस्लिमों से बहुत ज़्यादा लगाव पहले से ही था हम्म, और उन्होंने ये सोचा कि क्या इस मौके का फ़ायदा उठाकर हम मुसलमानों को साथ ले सकते हैं क्या। हम्म, तो उन्होंने तुर्की में खलीफा को दोबारा बनवाने के लिए भारत में खिलाफत का आंदोलन चला दिया। महात्मा गांधी ने। बहुत लोगों को ये वहम होगा कि जो भारत का प्रथम आज़ादी का आंदोलन जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं, जो 1919-20 में चला था, हम्म, वो खिलाफत अंग्रेजों के खिलाफ हुई होगी। हाँ, यही बहुत तो लोगों को भ्रांति यही होगी, लग रहा है। ये सबको लगता होगा। हम्म, लेकिन वो खिलाफत अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ी थी, वो हम्म, खिलाफत मुसलमानों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ थी कि तुर्की में खिलाफत वापस लेके आओ। वो आंदोलन कभी भी भारत के लिए नहीं था। अच्छा। तो जब वो आंदोलन हुआ और क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार, अब हम संघ पे आते हैं कि हम्म, कहाँ से बना, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन हम्म, मैं फिर भी बताता हूँ। तो 1920-21 तक ये खिलाफत आंदोलन चला। डॉक्टर हेडगेवार भी इसमें शामिल थे हम्म, क्योंकि वो कांग्रेस का हिस्सा उस समय पर थे। लेकिन 1921 आते आते ये खिलाफत आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ दंगों में बदल गया भारत में। जो 1921 में। 1921 में, और केरल के मोपला में बड़े स्तर पर दंगे हुए। वहां पर सैकड़ों लोग उस दंगों में मारे गए, 15-20 हजार लोगों का धर्मांतरण हुआ और सैकड़ों महिलाओं के बलात्कार हुए। हम्म, और ये सब देख रहे थे डॉक्टर हेडगेवार जो कांग्रेस का हिस्सा थे। हम्म, तो उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर भारत आज़ाद हो भी गया, कल हम्म, को अगर भारत आज़ाद हो भी जाता है, तो हिंदू आज किस स्थिति में खड़ा है कि वो अपनी रक्षा अपने ही देश में कुछ मुट्ठी भर लोगों से नहीं कर पा रहा है जो हम्म, अराजक प्रवृत्ति के थे। तो वहां से उनके दिमाग में आता है कि क्या हम एक ऐसा संगठन खड़ा कर सकते हैं जो हिंदू में एकता का भाव लाए, हम्म, अपनी संस्कृति के लिए हिंदू को जगाए। हम्म, तो 1900 और 1921 के ही आंदोलन में डॉक्टर हेडगेवार जेल भी गए, जिसका फिर वापस वो आए तो उनका स्वागत डॉक्टर मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने किया। हम्म, 1925 आते आते हेडगेवार ने ये निर्णय लिया कि मैं कुछ करता हूं हम्म, जिससे कि हिंदुओं को एक एक संगठन के रूप में कुछ प्रयास किया जाए ताकि वो भी संगठित रहे, हम्म, ताकि वो भी अपनी संस्कृति को दोबारा से जाने, क्योंकि हम्म, 800-900 साल की पराधीनता के बाद, गुलामी के बाद हिंदुओं में वो भाव आ गया था कि अब हमारे दोबारा उठना बहुत मुश्किल है। तो हम्म, 1925 में उन्होंने 16 मात्र 16 युवकों के साथ एक शाखा शुरू की, जहाँ पर एक नॉर्मल विमर्श होता था, नॉर्मल अभ्यास शुरू कर दिया उन्होंने। तो संघ की स्थापना 1925 में मात्र 16 युवकों के साथ डॉक्टर हेडगेवार ने की। और संघ का नाम, एक आपको एक और यूनिक जानकारी दें, संघ का नाम संघ था भी नहीं। हम्म, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम नहीं था। 1926 में ये विमर्श हुआ कि हमने लोग तो इकट्ठे हो गए, लेकिन इसका नाम क्या हो। हम्म, तो 1926 में इसका नाम पड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके बाद इसके शाखाएं लगी। डॉक्टर हेडगेवार जी ने अगले 15 साल इसमें काम किया और इसकी शाखाएं पूरे देश में फैलने लगी। तो ये संघ का बनने का इतिहास है हम्म, कि वो कैसे बना और क्यों बना। तो उसका मुख्य मकसद था हिंदुओं की एकता और इस देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में दोबारा पहचानना। और जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो धर्म नहीं, वो संस्कृति है। लेकिन संघ की जो एक नॉर्मल पहचान बनी है लोगों में, वो मैंने कई बार संघ के विचारकों से भी ये सवाल सामने से किए हैं कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान विरोधी हैं, इस्लाम विरोधी हैं, मुसलमानों को देश में देखना ही नहीं चाहते। एक इस तरह की पहचान संघ की कहीं ना कहीं नेगेटिव उनकी पहचान बन गई है, कहीं वो मुसलमानों के दिल में हो या फिर जो संघ के बारे में नहीं जानते हो उनके मन में हो।
ऐसी एक पहचान कहीं न कहीं उभर के आई है संघ की। तो इस पे क्या लगता है आपको? देखिए, पहचान तो आज अगर आप देखो तो मुझे नहीं लगता है 10 साल से पहले कोई ऐसी थ्योरी थी। हुँ, आप देखोगे तो 10 साल से पहले जब सोशल मीडिया का बहुत अधिक ज़माना नहीं था, तो आपने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में उतना कुछ सुना नहीं होगा। हुँ, लेकिन अब क्या हुआ 10 साल से ओवर एक्टिवनेस के कारण कि हर हुँ, चीज़ अ, हर इंसान तक पहुँच रही है। और मुस्लिमों के बीच में ये एक जानकारी भर दी गई कि जो आज की जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो तुम्हारा अस्तित्व इसका खत्म कर देगी हुँ, और उस मोदी सरकार के पीछे सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो ये जो धीरे-धीरे नैरेटिव बिल्डिंग हुई, परसेप्शन हुआ हुँ, और जो वो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन हर लोगों के युवक के जो मोबाइल में गई है, हर हुँ, मुसलमान के जो मोबाइल में गई है, तो उसके कारण ये कंसेप्शन बना है कि मुसलमानों के खिलाफ संघ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, मैं संघ को बहुत लोगों को भी जानता हूँ, उनके कई कार्यक्रम में भी मैंने हुँ, अटेंड किए हैं, हमने किया भी था अभी भी। बिल्कुल। तो ऐसा कोई अवधारणा इसमें कभी भी संघ की मैंने ये तो नहीं देखी कि मुसलमानों का इस देश में कोई स्थान नहीं है, वो या वो नहीं रह सकते। हाँ, संघ ये ज़रूर कहता है कि मुसलमानों का जो इतिहास है, वो इस देश में है, वो कहीं और नहीं है। हुँ, उनकी संस्कृति भारत की है, उनकी संस्कृति अरब नहीं है। हुँ, तो ये निश्चित रूप से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, मुस्लिम और संघ के बीच में। अन्यथा संघ ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सुना किसी बड़े पदाधिकारी के द्वारा कि हुँ। मुस्लिम इस देश में नहीं रहेंगे या फिर मुस्लिमों का स्थान नहीं है। एक बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, हाँ, कांग्रेस के लोग सबसे ज़्यादा उठाते हैं कि जो भारत की आज़ादी हुई उसमें संघ का क्या योगदान था? संघ के लोग तब कहाँ थे जब भारत आज़ाद हुआ? फिर दूसरा सवाल एक ये उठता है कि जब भारत का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, तो संघ के लोगों ने रोका क्यों नहीं? उस टाइम क्यों नहीं सामने आए संघ के लोग? तो ये दोनों सवाल काफ़ी प्रमुखता से उठाए जाते अच्छा सवाल है और इसका जवाब मैं ज़रूर दूँगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद हैं। आज के कन्वर्सेशन का सबसे हुँ, इंटरेस्टिंग भी होगा। देखिए, संघ 1925 में बना, मैंने अभी बताया, और भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो 20-22 साल बनते हैं संघ के बने हुए, हुँ, ठीक है? तो 20-22 साल पुराना संगठन था संघ उस समय हुँ, पे। अब हम कांग्रेस का लेते हैं, कांग्रेस 1885 में बनती है, हुँ, तो कांग्रेस ने 20-22 साल बाद बैठते हैं 1905 या 1907, हुँ, तो कांग्रेस ने आज देश आज़ाद क्यों नहीं करा दिया 20 साल में? हुँ, मतलब अगर आपकी उम्मीदें संघ से 20 साल पुराने संगठन से, जिसके पास कोई विशेष शक्ति भी नहीं थी, हुँ, जिसे हर तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा, हुँ, अगर आपकी उससे उम्मीदें ये थी कि वो 20 साल बाद देश को आज़ादी की भूमिका में कांग्रेस जैसा एक योगदान दे दे, तो मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस ने 1920 साल बाद, वो 1885 में बनने के बाद 1905 में ही देश क्यों नहीं आज़ाद करा लिया? हुँ, उसको भी तो 1947 लगा ना। हुँ, उसको भी 60 साल, 62 साल उसकी उम्र लगी। तो संघ जब बना, उसके बाद वो इतना परिपक्व भी नहीं था कि वो उस विशेष अवस्था में हो। दूसरा, हुँ, सेकंड ये भी है कि देखो, 1905 या 1915 में क्या कांग्रेस को भारत का आज़ाद कराने का आपको एक भी अधिवेशन है कहीं पे? हुँ, अगर आपने मॉडर्न इतिहास पढ़ा होगा, हुँ, तो आज़ादी की बात, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की बात 1930 के आसपास आई हुँ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाहौर अधिवेशन में तिरंगे को फहराया था कि अब हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि 1885 में जो देश आज़ादी के लिए संगठन बना था, हुँ, उसको 45 साल क्यों लगे कि हमें आज़ादी चाहिए ये कहने के लिए? तो एक व्यवस्था होती है, एक गोल होता है, एक प्रोसेस होता है। संघ जब बना तो इसलिए बना कि हिंदुओं को आज़ादी मिल भी गई तो उनकी आज़ादी के बाद के भारत में क्या विशेष अवस्था रहेगी, उनका रोल क्या रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो संघ के स्वयंसेवक थे उनको आज़ादी में भागीदारी की कोई मनाही थी। मैंने अभी बताया कि 1921 में डॉक्टर हेडगेवार 1 साल जेल रह के गए। 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह उसके आसपास चलाया, तो डॉक्टर हेडगेवार ने जंगल सत्याग्रह चलाया था। हुँ, और इसके अलावा भी संघ के जो स्वयं से लिमिटेड ही थे, 1925 में 16 लोगों के साथ बना, हुँ, 30-35 तक आते आते कुछ हजार हुए होंगे। हुँ, तो संघ की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शन थे कि भाई आप अपने 1 घंटे की शाखा के अलावा आप 23 घंटे भारत की आज़ादी में भूमिका निभाओ। हुँ, तो उनकी वो स्टैंड वो था हुँ, और वो करते आए थे। जब क्विट इंडिया आंदोलन 1942 में आया, हुँ, तो उसके बाद संघ के कितने लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं को ही अपने घरों में जगह दी। हुँ, जब अंग्रेजों ने क्विट हुँ, इंडिया को पूरी तरीके से फेल कर दिया था, हुँ, तो कांग्रेस को कितने नेता को उन्होंने दिल्ली में अपने घर जगह दी है या फिर कहीं जगह दी है। तो संघ हुँ, अपनी भूमिका निभा रहा था, उसके स्वयंसेवक जेल भी जाते थे। लेकिन बात यह है कि
क्योंकि इतिहास कुछ ऐसे लोगों ने लिखा, कुछ ऐसे वामपंथियों ने लिखा कि वो संघ को राइट विंग देखते थे उसी समय से, और वो लेफ्ट विंग थे, तो उन्होंने उसकी जो भागीदारी थी उसको हमेशा के लिए हटा दिया। अब दूसरा प्रश्न आपका है बंटवारे के समय क्यों नहीं रोक पाया। देखिए 1946 या 45 में महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश के ऊपर से होगा। ठीक है, मोहन भागवत जी ने भी शायद ये अपने अधिवेशन में ये वाक्य का प्रयोग किया था। तो उस समय पर संघ के जो सरसंघ चालक थे वो गुरुजी थे, गोलवलकर जी, जो दूसरे सरसंघ चालक थे। तो उन्होंने अपने स्वयं सेवकों को ये निश्चिंत कराया था कि अगर गांधी जी ने कोई बात कही है तो वो पूरी होगी और देश का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां बनी कि नेहरू जी ने, कांग्रेस ने और गांधी जी ने देश का बंटवारा एक्सेप्ट कर लिया। अब वो एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक बड़े स्तर पे हुआ था, जिसे ब्रिटेन ने किया, जिसे भारत की उस समय की कांग्रेस ने किया। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई बड़ा स्टेक होल्डर था नहीं, ना वो चुनाव लड़ता था, वो राजनीतिक दल कभी भी नहीं था कि उसकी वोट थी। तो वो बंटवारा रोक सके ये तो प्रश्न ही नहीं है। हाँ, बंटवारे के बाद उसने क्या क्या काम किया ये बड़ा प्रश्न है। बंटवारे के बाद जब लाखों हिंदू विस्थापित हुए, जब लाखों हिंदुओं का खून बहा, तो वो संगठन सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, जिसने पंजाब में जाके, दिल्ली में जाके, हरियाणा में जाके, यूपी में जाके हर जगह हिंदुओं को राहत पहुंचाने का काम किया और उनके आंसुओं को पोंछने का काम किया। और उसी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी 1948 में ये कहा था कि संघ ने जो काम किया बंटवारे के बाद लोगों को राहत पहुंचाने का लिया, वो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन संघ को लेके और वीर सावरकर जी को लेकर काफ़ी बातें हुई, और जब राहुल गांधी ने कहा कि माफ़ी वीर सावरकर, और राहुल गांधी ने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं सावरकर नहीं हूँ, और फिर उसके बाद वो ज़्यादा दिन टिक भी नहीं पाए उस स्टैंड पे। कम से कम अगर कोई बात बोल दी थी तो टिके रहते। अब दोबारा तो आज तक मुझे नहीं सुनाई देते वो सावरकर जी के बारे में कुछ ऐसा बोलते हो। वो किस्सा थोड़ा सा वो भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों कहा गया, ऐसे कौन सी जगह थी जहाँ पर सावरकर जी ने माफ़ी मांगी थी? यार आप ये देखो कि अगर सावरकर जी ने माफी मांगी तो उनको 2 बार उम्र कैद क्यों हुई। ठीक है, उस आदमी को, सावरकर जी को, मैं तो वीर सावरकर उन्हें कहता हूँ, शायद भारत के उस समय के इतिहास में अकेले होंगे जिन्हें 2 बार उम्र कैद हुई और उन्हें काला पानी की सजा हुई। उनकी कोठरी आपने अंडमान निकोबार में कई फोटो में देखी होगी, वो इतनी सी कोठरी है। ठीक है, तो वो उस समय पर अंडमान निकोबार की जेल में थे, 2 बार उनको उम्र कैद हुई है। तो उन्होंने माफ़ी कैसे मांग ली ये तो मुझे लगता है नैरेटिव से ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो वो विशेष, ऐसे मैं आपको बहुत सारे और भी इंसिडेंट दिखा दूंगा जहाँ पर गांधी जी को, नेहरू जी को जेल हुई है और अंग्रेजों ने तमाम उनको सुविधाएं दी है। उनके जेलों में अखबार पहुंचते थे, उनके जेलों में बढ़िया बिस्तर भी लगते थे, उनके जेलों में हर सुविधा होती थी। तो क्या वो गांधी जी को या नेहरू जी को अंग्रेजों का दोस्त कहा जाए फिर? तो ये स्थितियां होंगी कुछ इस तरीके से। लेकिन अपने पूर्वजों को अपमानित करना, जिस वीर ने देश की आज़ादी से लेकर एक बड़े हिंदू महासभा सभा का भी गठन किया, लोगों में चेतना जागरण करने, उसके लिए ऐसा अटैक कांग्रेस क्यों करती है? और मैं आपको एक विशेष बिंदु और बताता हूं। वीर सावरकर अपने जीवन में कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य नहीं रहे, प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहे। तो मुझे तो ये समझ से परे है कि उनके लिए इतनी घृणा क्यों है। ना वो संघ के सदस्य हैं, भाजपा तब तक बनी नहीं थी, हिंदू महासभा आज है नहीं, उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। ठीक है, उसी के बाद आज विदेशों में आपको हिंदू महासभा मिल जाएगी, लेकिन भारत में आपने हिंदू महासभा का आज के तारीख में कहीं, मुझे नहीं लगता कहीं भी नाम सुना होगा। वीएचपी सुना होगा, बजरंग दल सुना होगा, लेकिन हिंदू महासभा। तो आज के टाइम में वीर सावरकर से इतनी नफरत समझ से परे है कि ऐसा क्यों वो करते हैं। लेकिन और सारी चीज़ें देखिए, संघ ने कितना कुछ किया, सारी चीज़ें, लेकिन लोगों तक पहुंचने में शायद बहुत समय लगा। अगर देखें, बीजेपी और संघ एक जुड़ाव ही है, एक दूसरे की इकाई है। कितना समय लग गया आज़ादी के बाद भी राजनीति में पूरी तरह से आने में, सरकार में आने में 50 साल लग गए, और तब भी पूरे तरीके से नहीं आ पाए, सरकार गिर गई, पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हालांकि फिर 2014 में नरेंद्र मोदी आए और पहली बार संघ की विचारधारा वाली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। कहीं ना कहीं लोगों ने माना नहीं शायद। अगर देश भर के 60% हिंदू भी मान लेते, 100 तो बहुत बड़ा है, तो कभी सत्ता से जाते ही नहीं आज़ादी के बाद भी। संघ जब बना या उसके बाद भी अगर आप देखोगे, संघ का राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी थी नहीं। मतलब संघ के किसी भी बड़े पदाधिकारी ने
या डॉक्टर हेडगेवार जी की भी बात करें, या उसके बाद गुरुजी जब 1940 में बने उनकी बात करें, तो वो सामाजिक काम के बजाय राजनीतिक दल भी बना सकते थे। उस समय मुख्य रूप से कांग्रेस ही थी और उसके सामने एक हिंदू पार्टी को खड़ा करना एक सही ऑप्शन हो सकता था। लेकिन संघ का जो ध्येय था वो व्यक्ति निर्माण था, वो राष्ट्र निर्माण था और वो हिंदुओं की एकता था। तो इसलिए संघ राजनीतिक दल कभी बना ही नहीं और उसने चुनाव की तरफ नहीं बढ़ा। हाँ, जब 1950 में 51 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना की, तब उस समय उन्होंने विचारधारा को देखते हुए कि देश के साथ कौन इस तरीके की विचारधारा रखता है, क्योंकि कश्मीर, जब भारत को विशेष अधिकार कश्मीर को दिया नेहरू जी ने, तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने उसका विरोध किया। तो वो ऐसे लोग ढूंढ रहे थे जो ऐसी विचारधारा के हो, जो अखंड भारत को मानते हो, जो ऐसी बात करे कि भाई भारत बड़ा होना चाहिए। तो उसको दिखा कि संघ ऐसी विचारधारा है, तो उन्होंने संघ से स्वयंसेवक मांगे। तो संघ ने अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को दिए और जनसंघ की स्थापना हुई। तो वहां भी संघ, जनसंघ का ऐसा नहीं था उसकी कोई विंग थी, वो उन्होंने सिर्फ स्वयंसेवक दिए कि ये समर्पित लोग हैं, इनका आप प्रयोग करिए देश के निर्माण में। उसके बाद जनसंघ चलता रहा। 1980 में आकर वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्थापित हुआ और कांग्रेस का एक छत्र राज 30 से 40 साल रहा देश में, क्योंकि उसकी आजादी में एक भूमिका थी, ये सच है, उसको आप झुटला नहीं सकते। तो लोगों ने उसका डिविडेंड कांग्रेस को दिया 40 साल तक। फिर दूसरी विचारधारा जब आने लगी तो बीजेपी आपके सामने है। संघ में ये चीज़ और रही कि मतलब छोटा छोटा बच्चा भी अगर संघ में जाता होगा शाखा में, तो वो यही लाइन बोलता था कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। मतलब वो पहले दिन से ही वहाँ तक वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तक की बात करते आए हैं कि वो पूरा हमारा है। ये छोटे छोटे बच्चे ये कविता गाते अच्छा, होंगे। मैं आपको इसमें एक अच्छी बात ये बताता हूँ कि ये लाइन तो सबको पता भी है, क्योंकि आर्टिकल 370 भाजपा ने हटा दिया और देश के सामने आया कि भाई संघ के विचारधारा की पार्टी ने 370 हटा के कश्मीर का एकीकरण कर दिया। लेकिन देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद गोवा और दादर नागर हवेली तब भी पराधीन थे, वो आज़ाद नहीं हुए थे और वो बहुत छोटे छोटे हिस्से हुआ करते थे, उनको आज़ाद कराना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन किसी का भी ध्यान वहां नहीं गया। कांग्रेस इतनी पावरफुल थी, देश पे एक छत्र राज था कांग्रेस का। नेहरू जी 3 बार प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद इंदिरा जी भी आए, किसी का ध्यान नहीं था। तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था जिन्होंने गोवा और दादर नागर हवेली जैसे छोटे जगह के लिए आंदोलन चलाया, सरकार का ध्यान आकर्षित किया, जनता को बताया और उसके बाद वहां पर भारत आजाद हुआ। तो आजादी की लड़ाई तो संघ उसके बाद भी लड़ता रहा। तो खाली कश्मीर नहीं, संघ की अवधारणा यह है कि पूरा भारत एक है, उसमें डाइवर्सिटी होने के बाद भी उसका जो भाव है, उसका जो संस्कृति और वो सब एक है, उसी के अनुसार भारत को एक साथ चलना चाहिए। और पाकिस्तान, बांग्लादेश जो दूसरे हिस्से भी अलग हुए हैं, वो भी उसी भूभाग का एक हिस्सा है, संस्कृति का एक हिस्सा है, क्योंकि बाउंड्रीज ऑफ नेशन तो बनती बिगड़ती रहती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ और बनी, उससे पहले कुछ और थी, हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध और संसार का कोई दूसरा ही भूगोल सामने आ जाए, तो इसलिए वो अलग बात है। लेकिन एक बात और है मयंक भाई, और संघ को जितना मैंने भी जाना है करीब से, मैं आज तक संघ की शाखा में कभी ऐसे नहीं गया कि मैं संघ की शाखा लगाने। एक बार मेरे यहीं घर के सामने थोड़ा सा पास में, तो कुछ 60-65 की एज के बुजुर्ग लोग हैं, वो हर रोज़ सुबह आते हैं, अपना झंडा लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और बाद में अपनी प्रेयर जो बोलते हैं, नमस्ते सदा वत्सल, और फिर वो चले जाते हैं। तो मैं भी उस दिन सुबह-सुबह उठा और मैं गया तो देखा वो वहाँ थे। तो मैं भी जाके उनके बीच में ऐसे ही बातचीत की, खड़ा हो गया उनके साथ। मैंने भी वो 40 मिनट उनकी, ये मेरा एक बार का एक्सपीरियंस है, आज तक उसके अलावा मैं कभी नहीं गया। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका मुझे संघी मानता है। ये एक आप देखें कि 2 तरह की इसमें चीज़ें हैं। पहला कि जो भी राष्ट्र के लिए काम कर रहा होगा, देश के लिए सोच रहा होगा, हो सकता है कि उसको लोग संघी मान लें। और जो पूर्णतः सही में संघी होगा, वो देश के लिए ही सोच रहा होगा। उसके दिमाग में कुछ और नहीं आएगा। ना उसको राजनीति से मतलब है, ना उसको पद से मतलब है, ना उसको प्रधानमंत्री से मतलब है। वो कहेगा कि कल राहुल गांधी जी आप बात करो देश की, हम आपके साथ खड़े हैं। वो कहेगा कि कल अखिलेश यादव जी आप बात करो, हम आपके साथ खड़े हैं। और ऐसी बहुत जगह है भी जहाँ पर संघ और दूसरी पार्टियों का समन्वय स्थापित हुआ है। बहुत सारी बातों में उन्होंने एक सलाह भी की है। तो संघ को लेकर जो लोगों में है वो अलग-अलग धारणाएँ हैं जो बहुत ज़्यादा गलत हैं। और आज तक मैं देखिए,
इस संघ की बहुत सारी मीटिंग्स में गया हूँ, ऐसे एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर। हमें लोग कई बार बुलाते हैं कि भाई आप अपना फीडबैक दीजिए कहीं पे आप जाते हैं तो। आज तक किसी संघ के अधिकारी ने एक सिंगल टाइम हमें ये नहीं कहा कि तुम कभी मुसलमानों के खिलाफ कोई चीज़ चला दो, तुम कभी अखिलेश यादव के खिलाफ कोई चीज़ चला दो, तुम राहुल गांधी के खिलाफ कोई चीज़ चला दो, तुम किसी विपक्ष के नेता के खिलाफ कोई चीज़ चला दो। आज तक एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा। वो केवल मुझे तो आप लगता है संघ ने शायद ये भी नहीं कहा होगा कि आप भाजपा के लिए भी कुछ चला नहीं दो। नहीं नहीं नहीं, ये तो कभी बात ही नहीं, इसको तो छोड़ ही दीजिए। उन्होंने आज तक ये भी नहीं कहा। वो केवल संघ के लोग चाहते हैं कि हमारे जो देश की संस्कृति है, आप कहीं छोटी सी जगह उसको अपने चैनल में अगर दे पाओ। अगर हम आपके यहाँ पश्चिम की बात कर लें, जैसे हमारा पूरा महादेव है, सबके लिए ही है, सबके लिए तो उसको थोड़ी सी आप जगह दे दो अपने चैनल में। चैनल। कभी दिखा पाओ तो पूरा महादेव के बारे में दिखा दो। तो पांडवों का स्थान है यहाँ पे, हस्तिनापुर तो है। इसमें इसमें समस्या क्या है लेकिन मतलब लेकिन संघ। लोगों की धारणा बन गई है कि हाँ विचारधारा, मैं कहूँ विपक्ष के जो लोग हैं जो शायद नहीं जानते, या फिर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जो संघ को नहीं जानते, उनको लगता है भाई ये हमें निपटाने के लिए है। लेकिन ऐसा सच में बिल्कुल आज तक एक बार ऐसा नहीं हुआ, मतलब। मैं भी जितना संघ को जानता हूँ और मैं भी कोई ऐसे कोई शाखा वाला स्वयंसेवक नहीं हूँ। हम्म, आप ही की तरह कभी जाना हुआ होगा, इसके अलावा लोगों से भेंट करके उसको जाना, उसके बारे में कुछ हम वो पढ़ाए। है, वो एक बुक भी है संगी, हु नेवर संगी वेंट साका। संगी विदाउट शाखा हु है। नेवर वेंट तो साका। तो जान पढ़ लिख के लोगों से मिल के संघ के लोगों से बात करके इसको जानने की कोशिश करी। तो मैंने भी आज तक एक भी संघ का स्वयंसेवक ऐसा नहीं देखा जो ये कहता हो कि यार हमें मुसलमानों से लड़ना है और युद्ध लड़ना है। हम्म, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन सामने से ऐसा मैंने बहुत देखा है कि संघ ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम्म, तो ये समझ से बाहर है कि ये अवधारणा क्यों पैदा हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि संघ के स्वयंसेवक, देखो शाखा भी जो लगती है ना, हम्म। वो सिर्फ लोगों को जोड़ने का एक व्यवस्थित रूप से साधन भर है। नियमितता और अनुशासन यस, दोनों चीज है। हाँ। सुबह जल्दी संघ सिर्फ उठोगे। यही कहता है कि भाई आप 24 घंटे आपके पास है, हम्म, उसमें से 1 घंटा आप लोगों में बैठने के लिए, व्यायाम करने के लिए, गाने के लिए, हम्म, भगवा ध्वज को प्रणाम करने के लिए दे दो। हम्म, अब आओगे आप भगवा ध्वज पे, भगवा ध्वज ही क्यों? हम्म, जब आप भारत को मानते हो तो भगवा ध्वज क्यों? हम्म, और इसी बात पे तमाम विपक्षी दल ये भी चलाते हैं कि भाई आप तिरंगे को क्यों नहीं मानते हो? हम्म, आप भगवा ध्वज के प्रणाम करते हो, तिरंगे को आपने नहीं करा। हम्म, इस पे आपने बहुत सारे डिबेट सुने। हम्म, तो उसमें आप देखो 1925 में क्या तिरंगा था? नहीं था। बिल्कुल। 1930 में तिरंगा आया जिसपे हमारा जो चक्र है उस पे भी चरखा था। हम्म, तो आज जो वर्तमान रूप से हमारे पास तिरंगा था, वो हम्म, भी 1930 में जब नेहरू जी ने उसको सैल्यूट किया था, हम्म, तो वो तिरंगा उस प्रारूप में भी नहीं था। हम्म, तो भाई उन्होंने भगवा ध्वज को इसलिए माना क्योंकि भगवा ध्वज की जो इतिहास है वो तिरंगे से पुराना है। हम्म, आप शिवाजी महाराज जी के टाइम में भी देखोगे, आप सूरजमल के टाइम में भी हम्म। देखोगे, आप महाराणा रणजीत सिंह के या फिर महाराणा प्रताप के समय पे भी देखोगे, तो भगवा ध्वज का इतिहास पुराना था, उसकी संस्कृति का भारत से अधिक लिंक था। तो इसलिए उन्होंने भगवा ध्वज को गुरु मान लिया। बिल्कुल, तिरंगा देखिए भारत को रिप्रेजेंट करता है, और हाँ तिरंगा के लिए हर भारतीय हाँ के नहीं मन में निश्चित, एक हाँ अलग तरह का सबसे, सम्मान है और बिल्कुल, होना चाहिए। हाँ लेकिन भारतीयता को जो रिप्रेजेंट हाँ कर रहा था पहले से, वो तो अगर छत्रपति शिवाजी हो, उन्होंने भगवा था। हर हर महादेव कह के भगवा ध्वज पकड़ा था। आज जब संविधान है ना? बना 1947 में और हमने तिरंगे को अपना राष्ट्रीय ध्वज माना, तो हमारे लिए अटमोस्ट सम्मान है, गौरव का, गौरव है। गर्व का दोनों आज का। और मैंने आज तक कोई भी संघी ऐसा नहीं देखा जो तिरंगे का अपमान करता हो या तिरंगे का सम्मान न करता हो, वो हमेशा उसके लिए खड़ा रहता है। लेकिन अगर वो ये भी कहते हैं कि हम तिरंगे के साथ भगवा ध्वज को भी मानते हैं, तो उसमें समस्या क्या है? वो भी तो भारतीय संस्कृति क्योंकि का भारतीय संस्कृति हमेशा से भगवा को मानती है, बस चाहे बस कितने भी राजा रहे हों, वो सूरजमल जी रहे हों, भगवा के ध्वज मिहिर के, भोज रहे हों, अनंगपाल रहे हों, सब भगवा तो के नीचे सब तो लड़े हैं। भगवा के नीचे तो लड़ते उससे आए क्या हैं। समस्या है? आज क्या समस्या है उससे कि अगर किसी ने भगवा धारण भी कर लिया तो ये उग्र हिंदू हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? महाराजा शिवाजी महाराज तो भगवा के को लेकर ही लड़े थे। औरंगजेब के समय पे या फिर अकबर के समय पर जब राजा लड़ रहे थे, वो भी भगवा के लिए लड़ रहे थे। एक इंसिडेंट मैं बताऊंगा इसी से रिलेटेड। मेरे हाथ में ना ऐसे वो जो नाला बोलते हैं हम, वो रक्षा सूत्र कई जगह कलावा, बोलते, कलावा बोलते हैं, हाँ हमारी जगह नाला नाली बोल देते हैं। हाँ तो वो बंधा हुआ था और मैं एक वीडियो कर रहा था, तो किसी ने फिर उस पे ही कटाक्ष कर दिया कि इसके हाथ में तो ये बंधा हुआ है, ये तो ये बात करेगा, ये तो वो बात करेगा। और जबकि मेरा जो करियर रहा है वो काफ़ी मज़ेदार रहा है। मैंने यूपी से शुरू किया था और
बड़े अच्छे से मैं लोगों की बात सुनता था, कभी हमने कोई वीडियो कहीं नहीं काटा, 40 मिनट है तो 40 मिनट डाल दिया, भले ही 2 पार्ट में डाल दिया हो 20-20 मिनट में। लेकिन कई बार दरअसल लोगों की रोहित जी, मानसिकता। समस्या अब ये है कि इस देश में अपनी संस्कृति को मानना भी सांप्रदायिक हो गया है। पता हुँ, नहीं ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा हुँ, क्यों राजनीतिक दल भी मानने लगे। किसी ने कलावा पहन लिया तो वो हुँ, सांप्रदायिक है, हुँ, किसी ने कहा कि मैं हिंदू हूँ हुँ, हुँ, या मैं भारत की हिंदू हुँ, संस्कृति को मानता हूँ तो वो सांप्रदायिक है। हुँ, हुँ, ऐसा सिर्फ इसी देश में हो सकता है कि जिसमें हुँ, बहुसंख्यक 80% अगर ये कहता है कि मैं हुँ, हिंदू हूँ हुँ। तो वो सांप्रदायिक है, नहीं तो ऐसा कहीं और तो नहीं हो सकता। एक्चुअल में यहाँ लोगों को बोलने का और कहने का आज़ादी भरपूर है, आज़ादी, और पता नहीं किससे आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी भी अगर कहते हैं आज़ादी, आज़ादी। आप जेएनयू कल ही परसों ही जमानत याचिका निरस्त हुई है उमर खालिद और शर्जील इमाम। शर्जील इमाम की, जिन्होंने बयान दिए थे दिल्ली दंगों में। और शर्जील इमाम ने तो यहाँ तक कहा था कि भारत की चिकन नेक जो सिलीगुड़ी असम को काट कॉरिडोर दो। है हाँ। पश्चिम बंगाल में, अगर उसको अ, काट दो तो पूरा नॉर्थ ईस्ट आप अलग हो जाएगा और भारत घुटनों पे आ जाएगा। हुँ, तो उनकी जमानत करवाने के लिए लाइन लगी पड़ी है वकीलों की या फिर लोगों की, पूरा मुहिम चलाए पड़े हैं सोशल मीडिया पे। हुँ। ऐसे लोगों के लिए जब यहाँ पे एक जगह है तो फिर ये समझ से बाहर है कि जो अपना देश मानते हैं, हिंदू कहते हैं, उनसे तो आपको नफरत है, जो देश को काटने की बात करते हैं वो आपको डेमोक्रेटिक लगते हैं। मयंक तो भाई, ये एक तो सवाल और है मेरा, मेरा नहीं, ये पब्लिक का सवाल है। मैंने भी पूछा था एक जगह कि संघ केवल अब लोगों को भाजपा में पद पाने का एक रास्ता नज़र आता है कि संघ से जाइए और भाजपा में आप कहीं न कहीं सेटल्ड हो जाएँगे। बहुत सारे लोग आपको शाखा में ऐसे मिलेंगे जो 1 हफ्ते का एक कार्यक्रम होता है उसमें, कि उनसे आप बात करें, कोई कहे मुझे तो बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनना है, मुझे युवा मोर्चा में जाना है इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। देखिए, ये कल्चर भी कहीं न कहीं संघ को लेकर 2014 के बाद जो संघ में नए लोग आए हैं, उसमें 80% लोग ऐसे आ गए हैं जो केवल राजनीति चमकाने के लिए आए हैं। आपको भी लगता है ऐसा? अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देता हुँ, हूँ। हुँ, आप अपने जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर किसी हुँ, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक या प्रांत प्रचारक से संपर्क कीजिए हुँ, और उनसे मिलने का समय मांगिए कि मैं ऐसे-ऐसे मीडिया का हुँ, बंदा हूँ हुँ, और मुझे आपसे मिलना है। हुँ, संभवतः 99% चांस है आपको मिलने का समय मिल जाएगा और हुँ, आप जाके घंटा 2 घंटा बात कर लेंगे। हुँ, उसके बाद आप उसी संघी को या प्रचारक जी को फ़ोन करिएगा कि भई मैं ऐसे-ऐसे मीडिया से हूँ और मेरे जानने वाले भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। हुँ, ये भी मेरे साथ आना चाहते हैं और हुँ, आपसे मिलना चाहते हैं। हुँ। आप उनसे समय लेके दिखाइएगा, नहीं मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा। तो ये बात कह देना कि भाजपा में पदों के लिए संघ में भागदौड़ हो रही है, हुँ, वो ऐसे हो सकती है क्योंकि भाजपा में एक विचारधारा के कारण उसकी वो सशक्तिकरण मिल हुँ, जाता है, हुँ, तो संघ से कुछ उसका लिंक है, तो हो सकता है कि वो अधिक वैचारिक लोग हों, अधिक अधिक बौद्धिक लोग हों, तो उस पे एक ठप्पा वाली बात है। अन्यथा ऐसा नहीं है कि संघ वाले किसी भाजपा को ही सिर्फ बढ़ा रहे हैं। हुँ। वो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई स्थिति है कि भाजपा में पद पाने के लिए ही संघ की दौड़ है। संघ के जो प्रचारक जो देखे हैं मैंने, बहुत समर्पित देखे हैं। वैसे मेरा तो इसमें मानना थोड़ा अलग है कि अगर संघ से लोग जा भी रहे हैं, हाँ, तो गलत क्या तो है? भी क्या दिक्कत है? संघ अगर को हाँ, एक नर्सरी की तरह आप हाँ, बनाइए। हाँ, आप बिल्कुल। बताइए कि भाई पहले आपको 5 साल संघ में रहना पड़ेगा। हाँ, केवल अब भाजपा में आपको आना है, भाजपा की एक अलग विचारधारा है, कांग्रेस की अलग है, समाजवादी की अलग है। पहले आप 5 साल संघ में लगा के आइए। जो 5 साल संघ में लगा देगा वो वैसे इंसान बन वैसे जाएगा। इंसान बन जाएगा। वो अब अच्छा दूसरी पार्टियों में क्या व्यवस्था है अच्छा बड़े पद पाने के लिए? या तो आप कहीं किसी बड़े परिवार से आ रहे होंगे, हुँ, या कोई बिज़नेसमैन होंगे, हुँ, या वकील होंगे। हुँ, यही 3 मुझे लगता है मुख्य रूप से पात्रता होती है। हुँ, क्योंकि भाजपा के अलावा अगर आप देखो, और मैं कोई इसलिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं हुँ, भाजपा को समर्थन कर रहा हूँ। भाजपा के अलावा मुझे इस देश में शायद ही वामपंथियों के अलावा कोई ऐसी पार्टी है जो परिवार पे बेस्ड ना हो आज। हुँ, आप कोई भी पार्टी का नाम ले लो, हुँ। सिर्फ वामपंथी ऐसे हैं जो लगभग खत्म हो चुके हैं, जो परिवार पे बेस्ड नहीं है। वो तो अमित शाह जी और अखिलेश जी का एक संवाद भी हो गया था सदन में। है ना? वो कुछ कह रहे थे अखिलेश जी, तो अमित शाह जी ने उठ के कहा कि मैं गारंटी देता हूँ अगले 25 साल तक हाँ। आप ये अपनी पार्टी के राष्ट्रीय हाँ, अध्यक्ष हाँ, रहने तो वाले उनके हो। यहाँ तो श्योरिटी है कि भाई अखिलेश जी के बाद कोई उनका, उनके पुत्र या पुत्री हो जाएंगे। अभी ऐसे कोई भी पार्टी उठा लो बिहार में आप, हुआ तो बिहार में तेजस्वी का हुआ है। लड़का हुआ, तो लोगों ने दिखाना शुरू कर तो दिया, भाई अगर नया अगर मुख्यमंत्री होगा। भाजपा में पद पाने के लिए संघ में आपको पसीना बहाना पड़ रहा है, हुँ, तो मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है। आप भाई लोगों से जुड़ रहे हो, पहले सामाजिक काम कर रहे हो, हुँ, आप एक 5 साल की मेहनत करके अगर आपको पद मिलता है तो ये ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। हुँ। लेकिन इसमें भी कई और चीज़ें भी संघ को लेकर हैं। अगर एक तरह के हिंदू तबके की बात करें, जो थोड़े से गर्म दल के लोग हैं,
तो उनका मानना है कि केवल हिंदुओं की बात हो, हिंदुओं के लिए ही बात हो। लेकिन मोहन भागवत जी ने आके कहा कि भैया इस्लाम यहाँ से नहीं जाएगा और इस्लाम यहीं पर रहेगा। वो चीज़ भी कई लोगों को हो सकता है बुरी लगी होगी कि इन्होंने ऐसी बात क्यों की। जो संघ हमेशा हिंदू-हिंदू की बात करता आया है, सनातन की बात करता है, तो आज अगर वो इस्लाम की बात कर रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मैं संघ की तरफ से तो नहीं कह सकता कि भाई उनके क्या विचार है, हुँ, लेकिन देख के ऑब्जर्वेशन करके मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि संघ के भी बहुत सारे रूप हैं। हुँ, वो वर्तमान परिस्थिति जैसी है उसके अनुरूप काम करता है। अगर देश में अब पत्थरबाजी हो रही है हुँ, तो संघ निर्धारित करता है कि उस पत्थरबाजी का जवाब देने के लिए भी लोग तैयार करें। हुँ, तो संघ के ही रूप बजरंग दल और वीएचपी भी है। हुँ, फिर संघ के ही रूप सेवा भारती भी है, जो हुँ, गौ माता की सेवा करते हैं, जो हुँ, समाज में सेवा करते हुँ, हैं। तो संघ बहुत विस्तृत है। हुँ, एबीवीपी देश का सबसे बड़ा संगठन, हुँ, भारतीय मजदूर संघ हुँ, जो 1955 में बनाया गया था, आज दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संघ हुँ, है। जो विद्या भारती है वो देश में 12,000 से ज़्यादा स्कूल चला रहा है। हुँ, बहुत सारे रूप हैं। हुँ, और जब जो आपने इस्लाम की बात करी, जिसका एक रेडिकल फॉर्म कई बार देखने को मिलता है पूरे दुनिया में, भारत हुँ, में भी मिलता है, हुँ, तो उसको जवाब देने के लिए ना सही पर उसका सामना करने के लिए मुझे लगता है संघ उसमें भी प्रयत्न करता होगा कहीं ना कहीं। हुँ, हालांकि ये संघ का स्टेटमेंट नहीं हुँ, है, लेकिन मोहन भागवत जी के स्तर से ये बात आए कि हम वो कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये तो मुझे लगता है ये तो नहीं होने वाला। वो तो देखो, अभी 100 साल वाले जो कार्यक्रम था उसमें मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 40 देशों की मीडिया थी। हुँ, तो उसके सामने अगर भागवत जी ऐसी बात करेंगे तो वो नहीं करेंगे। वो बड़े ज्ञानी आदमी भी है हुँ। और वो बहुत बड़े स्तर की बात ही करेंगे। एक संघ में हमेशा होती है, अभी कांग्रेस यूपी के अध्यक्ष ने भी बोला है, अजय राय ने, सुना हाँ, आपने? हाँ, सुना कि मैंने। एक शब्द बोला है कि जो संघी हैं सारे नहीं, हम तो पश्चिम रन यूपी से आते हैं डैश कि डैश भाई डैश रंडवे हैं। डैश। कितना गलत शब्द है, रंडवा किसे कहते हैं? आप हुँ, देखो, जो मतलब कितना हमारे इधर तो शब्द ऐसा कोई आदरपूर्ण तो नहीं है। हुँ, जिन 4,000 प्रचारकों ने हुँ, शादी सिर्फ इसलिए नहीं की कि मुझे माँ भारती की सेवा करनी है, मुझे देश की हुँ, एक वैभव को प्राप्त हुँ, करना है, इस देश में हिंदुओं की एकता के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है, आपका उनके लिए इतने गलत विचार हैं? क्या हुँ, उनका कोई अपना पर्सनल 4 के 4,000 लोगों का स्वार्थ है कि वो सब मोदी बन जाएंगे? हुँ, भाई, आप इसीलिए तो नफरत रखते हो तो कि एक प्रचारक आया, वो गुजरात से उठा, वो संगठन मंत्री बना, वो सीएम बना और आज देश का प्रधानमंत्री बन गया। हुँ, तो अब सब प्रचारकों से आप नफरत करने लगे हो कि ये तो रंडवे हैं, इन्होंने शादी नहीं करी, इन्होंने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी नहीं ली। तो वो क्या वो 4 के 4,000 मोदी बनने के लिए हुँ, ही सब काम करते हैं? तो ये तो समझ से परे है यार। ऐसे तो शादी तो राहुल गांधी ने भी नहीं करी है। हुँ। उनके लिए आपके क्या विचार हैं फिर? हाँ, बिल्कुल। और मेरा भी मानना है इसमें कुछ इस तरह से ही है, मोहन भागवत जी ने भी उसमें हाँ, विज्ञान भवन में जब कहा कि जिन्होंने शादी किया उनके पास नैतिक ज़िम्मेदारियाँ नैतिक होती हैं, जिम्मेदारी है। परिवार की ज़िम्मेदारियाँ बिल्कुल। हैं, उनको बीवी-बच्चे, उनकी हाँ। पढ़ाई सारी चीज़ें और फिर देखनी हैं। सबका और स्वामी विवेकानंद जी ने हुँ, शादी नहीं की थी। और दूसरा उनको ये है कि भई जो हम हैं, हाँ, हमारा केवल ध्यान यहाँ पे है, ध्यान यहाँ पे। हमारा परिवार पे कोई ध्यान नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। और इसके कई एग्ज़ाम्पल भी हैं, योगी जी को देखो, आज उनकी बहन फूल बेच रही हैं, लेकिन हालाँकि वो संघ से हाँ, नहीं हाँ। थे स्टार्टिंग से। लेकिन जिन्होंने शादी नहीं की, उनको देखो, और जिन्होंने शादी की और उनका करियर देखो। नहीं, इसमें पता है कोई भेद भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है हुँ, कि जिन्होंने शादी करी है वो देश की कम सेवा कर रहे होंगे। हुँ, लेकिन एक डेडिकेशन होता है। हाँ, भाई, अगर जैसे गोरखनाथ मंदिर है, उसके हुँ, जो मठ के मठाधीश है, योगी जी है, हुँ, उसका एक प्रारूप है कि भाई जो मठाधीश बनेगा वो अविवाहित होगा, संत होगा, बस। क्योंकि उसके पास सिर्फ मंदिर के लिए समय चाहिए। हुँ, संघ ने भी ऐसी प्रक्रिया बनाई कि भाई हुँ, जो हमारे पूर्णकालिक प्रचारक हैं वो अविवाहित रहे, हुँ, क्योंकि हमें चाहिए कि वो 24 घंटे देश और संघ धर्म के की लिए हो। समर्पित रहे। हुँ, तो वो व्यवस्था बनी हुँ, जिसके कारण उन्होंने शादी ना करने की ठानी। हुँ। तो इस पे कटाक्ष करना कौन सी समझदारी है, कौन सी राजनीति का हिस्सा है, ये तो भाई साहब अजय राय बता सकते हैं, उनकी हुँ। कौन सी बुद्धि है। एक डेमोग्राफी और 3 बच्चों को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। मोहन भागवत जी ने कहा कि जिसके 3 बच्चे नहीं, वो समाज खत्म होता चला जाएगा, और ये सच्चाई भी है। जहाँ पर नहीं होंगे हिंदुओं की जो घटती दर है, वो सबको पता है कि किस लेवल पे घट रही है, और बाकी के जो लोग हैं उनकी किस लेवल पे बढ़ रही है। लेकिन इस समय में 3 बच्चे पालना, जहाँ पर लोग 3 बीएचके घर तक अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर 3 बच्चे पालना और फिर उनके लिए घर, तो रोहित जी देखो, ये तो आप अपनी रिक्वायरमेंट है। हुँ, मैं 10-10, 15-15 बच्चे भी देखता हूँ। मुख्यतः मैंने मुस्लिम लोगों में ज़्यादा देखे हैं, क्योंकि हुँ, मैं मुजफ्फरनगर से आता हूँ, एक ऐसा हुँ, एरिया है जहाँ पे लोगों के देखे भी हैं। हुँ, तो वो उसी प्रकार से पाल भी लेते हैं। अब ये भी नहीं है कि आप 10 पैदा करो या 15 करो या रणनीति के तहत देश में डेमोग्राफी बदलो। हुँ,
हाँ, मोहन भागवत जी की जहाँ तक 3 बच्चों का सवाल है वो ऐसे है हुँ, कि देखिए रूस में देखिए आप, जापान में देखिए, यूरोप में देखिए आज जनसंख्या, और चीन भी उसका हिस्सा है, जनसंख्या नीचे जाने के कारण उनकी स्थिति खराब है। हुँ, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि भारत में जनसंख्या बढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिले आप और बढ़ाओ। हम 150 करोड़ ऑलरेडी हैं। हुँ, तो 2 से 3 बच्चे एक संतुलित एक परिवार आप मान सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा जो पैदा कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक रूप में हुँ। देश को पंगु बनाने के लिए, उस पे तो रोक निश्चित लगनी चाहिए। मुझे लगता है वो संघ का चाहे जो स्टैंड हो, लेकिन देश के लिए वो खतरनाक कुछ है। अगर ऐसी वो संघ के अलावा भी स्टैंड हो डेमोग्राफी का तो लेना चाहिए। कुछ ऐसी एक व्यवस्था हो सकती है अगर चाहे तो। वैसे देखिए संघ कहता है कि कभी हमारे पास ये पैसे-वैसे की कोई चीज़ का वो नहीं होता। लेकिन कहीं न कहीं समाज को जोड़ के एक ऐसी व्यवस्था हो जाए कि भाई तीसरे बच्चे का हम ध्यान रखेंगे। आप करिए पैदा जब तक आपको लगे, आपको स्कूल है हमारे, लेकिन फिर शिशु आप मंदिर कहोगे कि हैं। तीसरे बच्चों को मेरे डीपीएस में पढ़ाओ। नहीं, देखो वो तो एक शिशु मंदिर अच्छे स्कूल हैं, ऐसे नहीं है। और आपकी और हमारी जनरेशन के बहुत बच्चे नहीं, वहाँ से लेकिन पढ़ के दरअसल आईएएस, रोहित जी आईपीएस क्या बने है ना, हैं। फिर जब आप ये कह रहे हो कि तीसरे बच्चे का हम ध्यान रखेंगे, तो आप फिर समझ को नहीं, संघ को नहीं समझ रहे हो। हुँ, संघ समाज का ही हिस्सा है। हुँ, संघ का सिर्फ एक ही काम है, इस समाज को तैयार करना, हुँ, उस व्यवस्था के लिए जो देश हुँ, और धर्म के लिए अच्छी हो। हुँ, संघ कोई अलग नहीं है। हुँ, और संघ के, और 2018 का भाषण मैंने भागवत जी का बहुत अच्छे से पढ़ा और देखा था। उसमें भी लिखा था कि हम समाज से निकले कोई संगठन नहीं है, हम समाज हुँ, का ही एक संगठन है, हम समाज के हिस्से हैं। हुँ, अगर 3 बच्चे होंगे तो हमारे स्वयंसेवक भी उसमें शामिल है। तो जिम्मेदारी ले लेना, हिंदुओं की एक आदत होती है कि अपनी प्रॉब्लम को आउटसोर्स कर देते हैं हुँ, कि हमें खतरा है, हिंदू खतरे में है तो मोदी को ले आओ, यूपी में खतरे में है तो योगी जी को ले आते हैं, देश में खतरे में है तो चलो संघ के पीछे लगते हैं। हुँ, लेकिन आउटसोर्सिंग नहीं हो सकती सुरक्षा की, अपनी जिम्मेदारियों की। 2 से 3 बच्चे, अगर ये देखो इंडिविजुअल है, ऐसा हुँ, कोई रूल भी नहीं है कि 3 ही हुँ। करने हैं, पर 2 तो बच्चे होने चाहिए, 3 हो जाए तो अच्छी बात है। मैं अक्सर मज़ाक में कई बार कहता हूँ, ऐसे ही बैठा होता हूँ घर में तो, कि बच्चे 10-12 होने चाहिए। और वो एक जब मैं देखता हूँ ना तो छोटे-छोटे बच्चे कई जगह पे, ख़ासकर यूपी में आपको दिखाई देंगे। कैराना से आप शुरू करेंगे, मुज़फ्फरनगर तक, फिर हरिद्वार तक आप जाएँगे, तो बच्चे की उम्र आपको 5-6 साल होगी। वो गोला बेच रहा है, हाँ। वो टॉफ़ी बेच रहा है, वो कुछ और चीज़ें बेच रहा है। अब जिसके घर में 11 बच्चे हैं, अब मानिए उसने स्कूल बच्चे को नहीं भेजा, उसने उसको धार्मिक शिक्षा दी जो फ्री में उसकी हो रही है, और वो 6 साल से गोलागिरी बेच रहा है बस हुँ। वो। हर रोज़ वो केवल 300 रुपए बना के ला रहा है। उसने 9,000 रुपए महीने में बनाए। अगर आप उसके 10 महीने में देखें तो 90,000 रुपए उसने बनाए। और हमारा क्या है, हमारा बच्चा 6 साल का स्कूल जा रहा है। वो तो 300 रुपए का रोज़ खर्चा कर रहा है, 9,000 उस पे आपने खर्च किए हैं। खर्च के। उसके बाद और सारी तमाम चीज़ें, वो बच्चा 9,000 कमा के लाया। 11 बच्चों कितना पैसा कमाएँगे? लेकिन ये देख के मतलब इतना देखिए। जल्दी अमीर होने का भी सिस्टम है अगर सही-सही लेकिन हाँ, वो देखो कटाक्ष के रूप में या जो चल रहा है उसके लिए ठीक है। लेकिन ये तो गलत है कि भाई कोई गलत हो रहा है तो हम भी वैसा करेंगे। हुँ, अब 6 साल के बच्चे से गोला हुँ, बिकवाना या फिर 10 साल के बच्चे को हुँ, मज़दूरी पे हुँ, लगा देना, ये कोई सिस्टम नहीं हो सकता। हुँ, और ये परमानेंट सिस्टम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हुँ, आपके बच्चे की आपकी ज़िम्मेदारी है, आप 1 पैदा करो, 2 करो, 3 करो या 10 करो, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करो कम से कम। हुँ, अगर आप नहीं कर सकते हो, तो आप बोझ बना रहे हो उनको देश पे भी और अपने पे भी। और उनकी जीवन को भी आप बोझ बना रहे हो। अगर वो रिक्शा चला के या माँग के या कुछ हुँ। करते हैं और अपना जीवन यापन नहीं कर पाते, तो वो अपने आप पे भी बोझ ही बनेंगे बेचारे, क्या करेंगे वो जीवन में? लेकिन मुझे मुसलमानों में ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है कि उन्होंने कहीं न कहीं जीवन यापन और इस पद्धति को जान लिया है। अब हाथ का काम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ना कोई दाढ़ी एआई बना सकती और ना ही कोई टूल बना पाएगा। आपके जो प्लम्बर का काम है कोई टूल नहीं कर पाएगा, वो आपकी टूटी खराब है तो वो प्लम्बर ही बदल के जाएगा। तो वहाँ पर जो मुस्लिम यंग बच्चे हैं, उन्होंने देखा है कि अगर पढ़ाई में हम नहीं जा रहे हैं तो उन्होंने इन चीज़ों को सीख लिया। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मुस्लिम बच्चे नाई वाला काम करते हैं, और जो हमारा नाई लोग हैं प्रॉपर गाँव में होते हैं वो छोड़ गए हैं मोस्टली, वो नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि जो लोहार का काम है, वेल्डिंग का काम है, जो लोहारों का काम था वो नहीं करते हैं, मोस्टली मुस्लिम उसको करते हैं। प्लम्बर वाला काम आप देखिए, और एसी का जो सबसे बड़ा काम है, ये एक एसी की केवल सर्विस करने का 1500 रुपए चार्ज है, घंटा भर होता है, दिन में 3 कर दी अच्छा, ये तो सारे काम वो किसके यहाँ करते हैं? वो तो देखो उन्होंने सीखा है। ज़्यादातर ये काम किसके यहाँ करते काम हैं? तो देखो दिन देश भर में कर रहे हैं, हिंदुओं के यहाँ हिंदुओं के कर रहे यहाँ हैं। करते हैं ना, मतलब हाँ, इसमें से 90% तो हिंदुओं के यहीं कर, आप तो हाँ, मानोगे ये बात? बिल्कुल। तो भाई ये भारत है ना, जहाँ पर हुँ, एक बहुसंख्यक जो हिंदू है वो
अर्थव्यवस्था में इतना घुसा पड़ा है, वो चला रहा है कि वो काम भी दे रहा है इनको, है ना। मुस्लिम वर्ग को भी काम मिल रहा है, हिंदुओं के कारण भी मिल रहा है, मुस्लिमों के कारण भी। अच्छा, यही मुसलमानों की जनसंख्या तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी है, वहाँ क्यों एसी नहीं सुधार पा रहे एक्चुअल में हैं? वहाँ एसी नहीं है ना। वही वहाँ एसी नहीं वही है। चीज है ना, वहाँ क्यों प्लम्बर नहीं बन पा रहे हो, या वहाँ पर नाई इस तरीके के क्यों नहीं बन पाते हो कि बहुत बड़ा पैसा वहाँ कमा पे लो? दाढ़ी भी नहीं काटनी, मूछ मूछ काटनी है। चलो वो तो ये खैर भी तो सिस्टम है अलग ना। विषय है, लेकिन तो हाँ, लेकिन भाई देखो, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू घर चलाता है, कमाता भी अच्छा है, और अगर मैं 4 लोगों को कमवाता भी है। कमवाता भी है, तो ये व्यवस्था आपको, अगर ये भी अगेन फिर भारत की संस्कृति है कि कमाने की पद्धति हमें अपनी संस्कृति से भी मिलती है, क्योंकि हमें परिवार चलाने की प्रेरणा मिलती है। परिवार नहीं चलेगा तो आप और मैं शायद 5-7-10 हज़ार में सर्वाइव कर जाएंगे, क्या जरूरत है पैसा कमाने की। लेकिन भारत में वो है, अर्थव्यवस्था चलती है, उसका लाभ मुसलमान को भी मिलता है, उसका लाभ हिंदुओं को भी मिलता है। लेकिन अगर इस चीज़ का फ़ायदा उठा के आप ये सोचो कि चलो भाई हम हो जाएं सब जगह, या हम इस पे कब्जा कर लेते हैं, तो वो गलत है भाई। कब्जा करोगे तो फिर पाकिस्तान या बांग्लादेश वाली स्थिति है। क्योंकि अगर मुस्लिम मोहल्लों को आप उदाहरण लो, वहाँ पे अर्थव्यवस्था क्या आपको बहुत ज़्यादा देश से अलग चल रही है? अगर उनके पास सारे कर्तव्य, आपने कहा ना कि सारे हाथ की जो कारीगरी है वो मुसलमानों के पास चली गई है, ये सच भी है, दिखता भी है समाज में। लेकिन वो कारीगरी मुस्लिम मोहल्लों में क्यों नहीं चलती फिर? वहाँ पे उनकी उतनी वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू एक ऐसा समाज है जो अपनी व्यवस्थाओं का प्रयोग करके एक मॉडर्निटी की तरफ जा रहा है। हमें एसी की जरूरत है। हिंदू जो मध्यम वर्ग, आज बड़ा वर्ग हिंदू ही है, वो अपने घरों में एसी लगवा रहा है, वो प्लम्बर का काम करवा रहा है। तो इसलिए उसकी मॉडर्निटी के कारण देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, उसमें मुस्लिमों का भी योगदान है, हिंदुओं का भी योगदान है। अगले 10 साल संघ के आप कैसे देखते हैं? संघ देखिए, संघ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म पे ही काम करता है। शॉर्ट टर्म ऐसा वो निर्धारित नहीं करता कि हमें आज क्या करना है। आप संघ को ऐसे भी समझिए कि संघ में जो लोग हैं, जो स्वयं सेवक हैं, वो कोई ऐसी जल्दबाजी में नहीं है कि मुझे कल नतीजे चाहिए या परसों चाहिए। उसको 100 साल हो गए हैं और वो अगले 100 साल और वही करने के लिए तैयार है जो वो अब कर रहा है। तो उसके ऐसे कोई टारगेट नहीं है कि 10 साल में अगले मुझे हिंदू राष्ट्र घोषित करवा देना है, या ये बिल मुझे ले आना है, या वो ऐसा कुछ करना है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस देश के हर एक नागरिक को ऐसे स्वयंसेवक तैयार करके देना, मोहल्ले में, गली में, गांव में, जो अपनी सुरक्षा खुद कर सके, जो इस संस्कृति को इस संस्कृति माने अपनी, जो भारत माँ को अपनी माँ का दर्जा दे सके। ऐसे लोगों को तैयार करना ही संघ का उद्देश्य है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है संघ का कोई घोषित एजेंडा है कि हमें 47 में भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना है, या दुनिया पे कोई युद्ध लड़के कब्जा कर लेना है, या आसपास के लोगों को मिला देना है, देशों को ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आज संघ कर रहा है, मेरे विचार से वही संघ करता भी रहेगा, अगले 10 या 20 साल भी वही करेगा। आपके विचार में मतलब जो आगे यंग जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, क्या उनको अपने बच्चे संघ में भेजने चाहिए, शाखा में भेजने चाहिए? उनकी मर्जी है। मतलब ऐसा ये कोई स्टैंप नहीं हो सकता कि जो संघ की शाखा में जा रहा है वही देशभक्त होगा, या फिर उसी को ये सर्टिफिकेट मिलेगा कि भाई आप हिंदू हो। तो अगर उनको लगता है कि संघ आसपास अच्छा काम कर रहा है तो उनको भेजना चाहिए, क्योंकि उस शाखा में, जैसे अगर आप विद्या मंदिर से पास आउट बच्चों के बारे में देखोगे, तो उनको संस्कार के रूप में आपको थोड़ा फर्क दिखेगा। वो माँ बाप के पैर भी छुएंगे, अपने गुरु को गुरु मानेंगे, जी बात करेंगे। तो अगर ऐसा कोई संस्कार बच्चों को मिलता है संघ के किसी भी माध्यम से, चाहे वो शाखा हो या स्कूल, तो भाई मुझे लगता है माँ बाप को वो अडॉप्ट करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि नहीं, हम अपने से ही अच्छे संस्कार दे रहे हैं, तो चलने दो, संगी विदाउट सागर हो आप भी। हम और आपकी तरह और आपकी तरह हम दोनों ही ऐसी जगह से आते हैं, आप मुजफ्फरनगर से और हम हरियाणा पानीपत से, कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस वहाँ पे हमारे यहाँ तो रहा भी है, आपके यहाँ? हमारे यहाँ संघ का कम रहा है, लेकिन मुझे लगता है राष्ट्रवाद बहुत है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे राष्ट्रवाद, धर्म की जागृति, ये काफी है पश्चिमी। एक्चुअल में आप आते जाट जाति से हो, तो जाटों में ये राष्ट्रवाद मुझे नहीं लगता जाटों का किसी को जगाने और बताने की नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वो ठीक है, थोड़े हाँ। अड़ियल लोग हैं, अड़ जाएंगे तो अड़ जाएंगे, लेकिन अगर देश की बात आई तो फिर सबसे पहले खड़े भी अड़ियल ही मरते भी तो है भाई देश के लिए। तो जाटों के बारे में, जो देश के लिए मरेगा वो अड़ियल ही तो होगा। मैं मतलब देखिए, देश की किसी भी जाति की बात करें तो जब राष्ट्र की बात आती है तो सब खड़े हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन मार्क नहीं, किसी को राष्ट्र की तुम कम राष्ट्रवादी हो, तुम ज्यादा राष्ट्रवादी हो। विचारधारा थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है, किसी को कल पियो के लेना है, किसी को आज ही लेना है, बस इससे ज्यादा नहीं है, इतना ही है, लेना सबको है।
तो ये सारी चीजें यार हैं। देखो, परिवार में भी, किसी परिवार में 4 भाई अगर होते हैं हम्म, और चारों को मिलके आगे बढ़ना है, हम्म, तो कोई कमाता है, कोई लड़ता है, कोई उसको गंवाता है, कोई कुछ करता हम्म, है। तो बस वही बात है कि कोई देश के लिए ज़्यादा इमोशनल है, वो हम्म। वैसे लड़के लेना चाहता है, कोई दिमाग से लेना चाहता है, कोई कैसे करना चाहता है, और तो अगर वही आप फ़र्क देखें है। 1980 तक तो 90% देश तो कांग्रेस ही था। कांग्रेस था। अगर 10% लोग ही ऐसे थे जो वहां पे उनके विचारधारा के टकराव हो हाँ। रहे थे, क्योंकि नहीं, 80-90 तक इस देश में अगर आप वैसे देखो, कोई विचारधारा थोड़ी थी हम्म, अलग-अलग। हम्म, एक कांग्रेस विचारधारा थी जो वो हम्म, कहती थी, क्योंकि आज़ादी का उस पे एक ठप्पा लगा हुआ था कि भाई कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई हम्म, है। तो उस ठप्पे के साथ वो आगे बढ़ी, हम्म, उसका उसे डिविडेंड मिला, हम्म, वो जीतती चली गई। विचारधारा कोई थोड़ी आई है, और हम्म, ये विचारधारा तो आई है जब 1989 में, उसके दौरान जब हिंदू राम मंदिर आंदोलन देश में आया और हाँ, उसके बाद वहां के हिंदू बाद की एक लहर चली, वो विचारधारा वहां आई। लेफ्ट और राइट विंग हाँ, खड़ा और हो। उसी टाइम पे कांग्रेस ने ये गलती कर दी कि साबानो केस में, शायद 1986 की वो घटना है जब राजीव हम्म, गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रिवर्ट कर दिया हम्म, कि भाई तलाक का भत्ता नहीं मिलेगा, अन्यथा तो तब तक भी देश में ऐसी कोई विचार नहीं थे कि हम्म, मुस्लिमों का कोई तुष्टिकरण हो रहा है। हम्म, उसके बाद देश में विचार आया कि आप मुसलमानों को खुश करने के लिए एक महिला को भत्ता तक नहीं दिलवा सकते, हम्म। वो आया। तो यहाँ ये सारी तमाम चीजें रही, लेकिन मैं तो फिर एक बार लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप संघ को नहीं जानते तो पहले जाने, गाली हाँ, देने से पहले, जो बहुत लोग हाँ, गाली देते ये हैं, बहुत किसी इम्पोर्टेंट है। नेता के इन्फ्लुएंस में आके कम से हाँ, कम संघ को गाली मत दीजिए। आप जानिए, फिर आपको कुछ बुरा लगे तो 4 गाली उनको दे के आजिए, वो ले भी लेंगे आपसे कि भाई दे दो हमें गाली। नहीं, जान लो उसका उद्देश्य, जान लो कि भाई हम्म, वो क्या करना चाहते हैं। उसकी शाखा में भी नहीं जाना चाहते तो 1-2 किताब पढ़ लो। हम्म, 1-2 किताब नहीं पढ़ना चाहते तो ऐसे कोई पॉडकास्ट देख लो, और भी हम्म, लोगों ने कुछ ना कुछ तो हम्म, बताया होगा। हम भी कोई ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि भाई अब पूरा देश को संघ बनवाना है या हम्म, संघ ही बनेंगे सब। हम्म, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, हम्म। गलत इन्फॉर्मेशन प्रोपगेंडा के तहत लोगों तक ना पहुंचे, बस इतना प्रयास है। चलिए मयंक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक सार्थक चर्चा हमने की, और हम कोशिश करेंगे कि हम और मयंक रेगुलर ऐसे किसी मुद्दे पर बैठें और हफ्ते 10 दिन में एक बार जरूर ऐसी कोई चर्चा करें, और आप लोगों तक वो तमाम जानकारी पहुंचा पाएं जो मयंक भाई अच्छी रिसर्च करते हैं। आप जहां भी इन्हें देख रहे हैं तो ट्विटर पे जाइए, इनको आप फॉलो कर लीजिए। मयंक भाई, अपना हैंडल और अपना यूट्यूब चैनल एक बार बताओ। अच्छा, उस पे यूट्यूब पे एक चैनल है द नेशनलिस्ट करके, आप उसी को फॉलो करिए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। ट्विटर पे भी फॉलो करवाइए लोगों से। ट्विटर पे भी कराएंगे समय आने पे। चलिए, ट्विटर पे काफ़ी जाना माना नाम है, और इनके अक्सर ट्वीट बहुत वायरल रहते हैं जो लोगों के सामने रहते हैं। कुछ और अगर आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़ सकते हैं। तमाम मुद्दे और जानकारी आप हिंदुस्तान 9 न्यूज़ पर देखते रहेंगे। जय हिंद।